हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन में। हम आज पढ़ने वाले हैं अकबर के 9 जेम्स के बारे में, मतलब अकबर के 9 रत्नों के बारे में कि अकबर के जो 9 रत्न थे जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्यों फेमस थे। आप सबने नाम तो सुने होंगे कि ठीक है, अबुल फजल था, टोडरमल थे, तानसेन थे, बीरबल थे, राजा मान सिंह, फैज़ी, हाकिम हुकाम, ऐसे 9 लोग थे जो अकबर के कोर्ट के अंदर 9 जेम्स थे, मतलब उसके 9 रत्नों में आते थे। लेकिन ये क्यों फेमस थे ये आपको अभी तक नहीं पता होगा शायद, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है और इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा बहुत इनके बारे में कि ये अकबर तक पहुँचे कैसे, या अपने फील्ड के अंदर ये क्या करते थे कि अकबर को इतने पसंद आए और उसने अपने 9 रत्नों में उनको शामिल कर लिया। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि अकबर के 9 रत्न, मतलब ऐसे सिर्फ 2 ही राजा हुए हैं जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। एक तो अकबर था, एक अकबर से पहले चंद्रगुप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त कौन से? सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी कहा गया था, उनके भी दरबार में कितने 9 रत्न थे? 9। तो अब हम पढ़ते हैं अकबर के 9 जेम्स, मतलब अकबर के 9 रत्न। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है बीरबल का। बीरबल की किस्से कहानियां सबने सुने हैं, बहुत चतुर थे। तो बीरबल जो है, बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। इनका बचपन का नाम था महेश दास। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और हाजिर जवाब थे जवाब देने में। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार अकबर शिकार करने किसी काम से गया था, शिकार करने गया था जंगल में, काम से जगह शिकार करने ही गया था। तो थोड़ा रास्ता भटक गए अपने सैनिकों के साथ में। तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी। तो उसको बुलाया कि भाई इधर आ, कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उसने ऐसे चुटकी लेते हुए थोड़ा अंदाज में कहा कि रास्ते कहीं नहीं जाते भाई साहब, जाना तो आपको ही पड़ेगा। तो अकबर को थोड़ा सा ऐसा मजाकिया लगा कि भाई सम्राट से ऐसी बात कर रहा है, वो भी निडरता से, जबकि महेश दास जो था उसको पता ही नहीं था कि ये सम्राट है। फिर सैनिकों ने बोला भाई थोड़ा तमीज़ से बात करिए, सम्राट है। तो उसने बोला ठीक है, गलती होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अकबर को पसंद आया। तो अकबर ने बोला ठीक है, अब ये बता दे कि ये रास्ता हमें कहाँ लेके चला जाएगा। तो फाइनली अकबर थोड़ा खुश होता है उनसे और अपनी रिंग निकाल के देता है किसको? बीरबल को, कि भाई तू कल कोर्ट में आ जाना। कोर्ट कहाँ था इसका? आगरा। कि भाई आप आगरा आना, वहाँ ये रिंग दिखाना, मैं पहचान जाऊँगा तुझे। तो बीरबल टाइम मिलते ही आगरा जाता है कोर्ट के अंदर। जो मिलने की दिन के अंदर टाइम फिक्स होता है, उस मिलने के टाइम के अंदर वो अकबर के कोर्ट में जाता है। तो आगे सैनिक रोकते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई क्यों काम जा रहा है ये वो। तो बोलते हैं कि भाई सम्राट ने बुलाया था, ये मेरे को ऐसा ऐसा वो किस्सा बताता है। तो वो बोलता है कि चल मैं एक ही शर्त पे जाने दूंगा, तू अंदर जाएगा तो जो तेरे को मिलेगा ना उसका आधा मेरे को देगा। तो बीरबल चतुर होता है, तो अकबर के सामने जाता है, रिंग देता है। अकबर पहचान जाता है उसको कि हाँ अच्छा तो यही था रास्ते वाला। तो बोलता है कि मैं बड़ा खुश हूँ तुमसे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो बीरबल बोलता है कि सम्राट मुझे तो आप मुझे कोड़े मारो। तो अकबर चौंक जाता है, कोड़े क्यों मारूँ भाई तेरे को, तूने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है कि तुझे कोड़े मारे जाएँ कि भाई। तो वो बोलता है कि मुझे 50 कोड़े मारो, मुझे 50 कोड़े मारे जाएं। तो अकबर चौंकता और पूछता है कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या है। तो बीरबल बोलता है कि बाहर आपके सैनिक ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो उसने बोला कि अंदर जो भी मिलेगा उसका हाफ मुझे देना, तो मैं चाहता हूँ इसका हाफ उसको दिया जाए। तो अकबर के कहने पर फिर सैनिक को पकड़ के लाया जाता है और अकबर को समझ आता है भाई मेरे कोर्ट में तो बड़ी तगड़ी करप्शन है। उसके बाद में उसको भी सुधारा जाता है। तो बीरबल जो थे वो कुछ इस तरह से अकबर से मिले थे। महेश दास इनका नाम था ओरिजिनल। ये पहला बंदा था जो अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन पनाह। उस दीन पनाह के अंदर आने वाला पहला बंदा बीरबल ही था। ओरिजिनल नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। बीरबल तो अकबर ने नाम दिया था, राजा बीरबल कहते थे वो, इनको एक उपाधि दी थी एक तरह से, ठीक है। फिर इनकी जो डेथ है वो 1564 में होती है। ये अकबर की तरफ से लड़ने जाते हैं उज्बेगों से लड़ने, विद्रोह कर देते हैं उज्बेक, तो उनसे लड़ने जाते हैं, वहीं पे बीरबल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बीरबल के बारे में था थोड़ा बहुत। अगले जो हमारे 9 जेम्स के अंदर हैं वो है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो थे वो राजा भारमल जो हैं, भारमल जोधाबाई के पापा, भारमल के पोते हैं ये, ठीक है। भारमल का बेटा भगवान दास और भगवान दास के बेटे मान सिंह फर्स्ट लिखा, आगे मान सिंह सेकंड भी आएंगे। तो मान सिंह फर्स्ट जो है भारमल के तो पोते हैं। और जो जोधाबाई है, जोधाबाई के क्या लग गए भैया, रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया है। जोधाबाई कौन है? भारमल की बेटी है, तो बुआ लग गया है।
जोधाबाई बुआ हैं इनकी, ठीक है। तो जब अकबर की शादी होती है इनसे सांभर में 1562, जब शादी होने के बाद में मानसिंह और भगवंत दास दोनों को ही अकबर कोर्ट में ले जाता है और इनको पहले 5000 का मनसब दिया जाता है। कितने का? 5000 जात और सवार का मनसब दिया जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम मतलब 1576 में इनका जो मनसब है वो 7000 कर दिया जाता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राजा के युवराजों के बाद में जो हाईएस्ट रैंकिंग होती थी वो 7000 का मनसब होता था और वो इनको मिला हुआ था। तो ऑब्वियसली नवरत्नों में आएंगे। राज परिवार के अलावा अगर किसी को 7000 का मनसब मिल रहा है मतलब वो हाईएस्ट पोजीशन थी उस टाइम के कोर्ट के अंदर। तो ये नवरत्नों में थे और काफ़ी ब्रेव भी थे। आगे चल के इनको झारखंड, आज का झारखंड, बंगाल और बिहार का गवर्नर भी बनाया जाता है। क्या बनाते हैं इनको? झारखंड, बंगाल, बिहार और झारखंड, बंगाल, बिहार का इनको गवर्नर भी नियुक्त करता है। कौन करता है? अकबर ही करता है, ठीक है। तो ये दो लोग हमारे हो गए हैं। अगले जो हैं वो है अब्दुल रहीम और तानसेन। तानसेन के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, सबने सुना होगा। तानसेन म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, एक तरह से म्यूजिशियन तो क्या सिंगर थे और बहुत ही अच्छा गाते थे। तो ये सबसे पहले थे ग्वालियर के राजा के पास में। ग्वालियर के राजा थे रामचंद। कौन थे? रामचंद। तो ग्वालियर के कोर्ट में थे ये। ग्वालियर आज के एमपी के अंदर है। ग्वालियर के राजा थे रामचंद, उनके यहाँ थे। ऐसा कहते हैं कि तानसेन जो थे, एक बार कुछ साधु जंगल से जा रहे थे तो साधुओं ने जाते हुए बचपन में, जब ये छोटे थे तानसेन तब की बात है, ये कोई भी आवाज़ निकाल सकते थे, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ साधु जंगल क्रॉस कर रहे थे तो तानसेन शेर की आवाज़ निकाल रहे थे उनको डराने के लिए। फिर किसी साधु को पता चला अरे यार बच्चा ये तो शेर नहीं है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए थे। तो वो तानसेन को पकड़ के उनके घर पे लेके गए कि भाई आपके बच्चे में थोड़ी बहुत सा ये तो टैलेंट है इसके पास, तो आप इसको काम करो, एक संत रामदास जी हैं, आप उनके आश्रम भेज दो इनको। और इस बंदे का जो वोकल कोड है वो बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आवाज़ें निकाल सकता है, तो क्यों ना इसको सिंगर बनाया जाए, ये काफ़ी आगे निकलेगा। तो तानसेन जाके संत रामदास जो है उनके चेले बन जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं और फिर इनकी ख्याति जो है वो फैलती है। तो ग्वालियर के राजा के पास आके काम करने लगते हैं, मतलब उनके शाही जो है सिंगर बन जाते हैं ये। फिर ये बात अकबर तक पहुंचती है तो ग्वालियर के राजा जो है तानसेन को भेज देते हैं अकबर के पास कि भाई आप जाओ। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर को जब पहली परफॉर्मेंस दी थी तानसेन ने, तो उस टाइम पे उनका जो मेहताना था ना, मतलब स्टेज के परफॉर्मेंस का, वो 2 लाख रुपए था। कब की बात कर रहा हूँ मैं? अकबर के टाइम की। तो ऐसा कहते हैं कि 2 लाख रुपए उन्होंने उस टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस के लिए थे, जो भी उनके थिएटर वेटर में उनकी परफॉर्मेंस हुई थी, तो 2 लाख रुपए उनकी थिएटर के लिए गए थे। अकबर के टाइम पे इनके आसपास का कोई नहीं था, तो काफ़ी घमंड भी आ गया था। तो अकबर के घमंड को तोड़ने के लिए ही संत रामदास के दूसरे चेले और थे जिनका नाम था बैजू बावरा। नाम सुना होगा बैजू बावरा। तो बैजू बावरा और तानसेन के बीच में एक कंपटीशन करवाया जाता है ताकि सुल्तान जो है, बादशाह का थोड़ा घमंड टूटे कि मेरे 9 जेम्स जो हैं वो सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं था। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन करवाया जाता है और कहा जाता है कि जो हारेगा उसको मृत्युदंड देंगे हम लोग। ओके, अब ऐसा कंपटीशन होता है तो ये दोनों लगे पड़े गिटार विटार पे। और ये तो तानसेन का क्या होता है कि थोड़े गिटार विटार वीणा बजाते हुए उनका जो वायर है उसका, वो वायर टूट जाता है। तो मतलब कुल मिला के तानसेन हार गए हैं। तो बैजू बावरा जो है वो अकबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे को कुछ इनाम नहीं चाहिए, ये हम तो बस थोड़ा सा प्रूव करना चाहते थे कि कला जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके कोर्ट के अंदर ही है, ये चारों तरफ है। तो बैजू बावरा उनको बोलते हैं कि भाई हमारी रिक्वेस्ट है कि तानसेन को मृत्युदंड नहीं दिया जाए, इसको एक फेयर कंपटीशन रखो, खेल की तरह रहने दो। ठीक है, कंपटीशन था। ठीक है, एक ये किस्सा फेमस है इनके टाइम का। तो अकबर को पता लगता है कि हाँ भाई ठीक है। और एक और बार ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इनको कहा था कि तुम एक ये राग गाते थे ना, अलग अलग तरह के गाने गाए जाते थे ना, उनको राग कहा जाता था। तो इनको अकबर ने कहा कि आप दीप राग गाओ। कौन सी राग गाओ?
दीप राग गाओ। ऐसा कहते थे कि दीप राग अगर गाई जाएगी तो चारों तरफ जो दिए हैं वो जल उठेंगे सिर्फ गाने से। तो तानसेन ने अकबर के रिक्वेस्ट पे गाई। तानसेन ने पहले तो मना करा कि भाई ये काफ़ी डेंजरस स्टंट है, हर कोई कर नहीं सकता इसको, तो आप मुझे ना करने दो। लेकिन अकबर ने बोला नहीं, करना तो पड़ेगा। तो तानसेन ने फाइनली गाया भाई, दीप राग गाया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आसपास दीपक वगैरह थे वो सारे जल गए थे, और इनकी बॉडी जो थी वो भी थोड़ा अंदर से, मतलब हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई होगी शायद कि वो अंदर से बॉडी इनकी जलना स्टार्ट हो गई थी। तो उस माहौल को शांत करने के लिए तानसेन की जो बेटियां थी उन्होंने मेघ मल्हार गाया था। कौन सा गाया था? मेघ मल्हार। मेघ मल्हार दूसरी राग गाई, मतलब जो गर्मी, मतलब ये आग लगा रहा था तो मेघ मल्हार गाया। मेघ मल्हार मतलब बादल। तो मेघ मल्हार जब गाते हैं तो बारिश होती है, ऐसा कहा जाता है। आज भी जो म्यूज़िक फैमिली से जुड़े हुए हैं वो इस बात में काफ़ी बिलीव करते हैं। हो सकता है आपको हंसी आ रही होगी कि ये क्या बकवास है, लेकिन आप देखोगे तो म्यूजिशियन और सिंगर फैमिली वाले जो घराने हैं आजकल के, कथक घराना और ये सब, ये तानसेन के बाद में ही फेमस हुआ है। यूपी और जयपुर घराना, यूपी का घराना जो था ना, वो इनके बाद ही फेमस हुए हैं। तो मेघ मल्हार गाया और उन्होंने शांति थोड़ी माहौल के अंदर लाई। इसके बाद में अकबर ने इनको कभी नहीं कहा कि आप दीप राग वगैरह ऐसा गाओ। ठीक है, तो ये सब था इनके बारे में। और तानसेन के बाद ही हमारे नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल घराना काफ़ी फेमस हुआ था। जैसे एक जयपुर घराना है, बनारस का घराना है, नाम सुने होंगे आपने, वो वाले। तो ये था तानसेन के बारे में। अगले जो हैं कंटेस्टेंट हमारे 9 जेम्स में, वो है अब्दुल रहीम खान खाना। ये कौन थे? ये थे बैरम खान के बेटे। बैरम खान कौन था भाई? अकबर को राजा किसने बनाया था? बैरम खान ने ही तो बनाया था। नहीं जोड़ पा रहे हो तो हमारी पिछली सीरीज देखो आप हिस्ट्री की, आपको समझ आ जाएगा। बैरम खान को खान बाबा बोलते थे अकबर प्यार से। तो बैरम खान जब 1560 में अकबर बोलता कि आप तो मक्का चले जाओ, तो बैरम खान रवाना हो जाता है वहाँ से कि भाई मैं तो मक्का जा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ में। तो अब्दुल रहीम को भी ले जाते हैं, अपनी वाइफ को भी ले जाते हैं, ठीक है, सलीमा बेगम, सलीमा ऐसा कुछ नाम होता है उनका, उनको भी लेके चले जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग बैरम खान को मार देते हैं। अब्दुल रहीम फैजी इनका भाई है, ये दोनों भाई हैं ये, और इनकी मदर बचते बचाते वापस दिल्ली के कोर्ट पहुंचते हैं, और अकबर इनको संरक्षण देता है कि चलो बच्चों की अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करो, और जो बैरम खान की वाइफ है उससे खुद शादी कर लेता है। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है, बैरम खान को एक्चुअली उपाधि दी गई थी खान खाना की, तो अब्दुल रहीम को भी खान खाना की उपाधि, ये टाइटल है, ठीक है, नाम नहीं है। नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना की जो है वो उपाधि, मतलब टाइटल इनको दिया गया था। ठीक है, इनका ये जो थे, इन्होंने 2 बुक लिखी है एस्ट्रोलॉजी पे, ठीक है, लिखी है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 2 बुक्स है। एक्चुअली कोई ऑलरेडी संस्कृत बुक्स थी, उनको इन्होंने ट्रांसलेट करा था। तो एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी पे इनकी 2 बुक्स हैं, और दिल्ली में इनकी समाधि, मतलब सॉरी कब्र है, टॉम्ब है दिल्ली के अंदर। कहाँ है? दिल्ली में, जिसके लिए कहा जाता है कि वो जो टॉम्ब थी वो ओरिजिनली उनकी वाइफ के लिए थी, लेकिन आज फेमस है अब्दुल रहीम खान खाना की टॉम्ब के नाम से। ठीक है, 4 लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया है। 5वें हैं अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में सबने सुना होगा। अबुल फजल जो थे वो पीएम थे, पीएम ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर का जो कोर्ट था, अकबर का जो दरबार था, उसके पीएम थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। आज की पीएम की तरह इतनी सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता था। प्रधान मतलब मंत्रियों में सबसे ज़्यादा ऊपर थे। क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। तो इनका एक बड़ा काम ये भी था कि इन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। अकबर के जीवन के बारे में ये बुक हमें बताती है, जिसका नाम है आईने अकबरी। मैंने एक गलती कर दी है, सॉरी। फैजी जो थे वो अब्दुल रहीम के भाई नहीं थे, अबुल फजल के भाई थे। ठीक है, थोड़ा सा ये गलती कर दी। ये दोनों ब्रदर्स थे, ये नहीं थे। अबुल फजल और फैजी जो थे वो दोनों भाई थे। ये बैरम खान के ही बेटे थे। ठीक है, तो अबुल फजल जो है वो फैजी के भाई हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी है आईने
अकबरी, इनकी डेथ कैसे हुई थी आप सबको पता होगा। जहांगीर ने जब विद्रोह करा था, कहाँ करा था? इलाहाबाद में। तो जहांगीर ने एक डकैत था जिनका नाम था वीर सिंह बुंदेला, जहांगीर ने इनको मरवा दिया था वीर सिंह बुंदेला से। वीर सिंह बुंदेला एक डाकू था जिन्होंने अबुल फजल जब जा रहा था, जहांगीर ने क्या करा था कि विद्रोह कर दिया था इलाहाबाद में कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे नहीं मतलब अकबर से, अकबर का ही बेटा था ना जहांगीर, तो उसने विद्रोह कर दिया था। तो अकबर ने अपने 9 रत्नों में से पीएम को भेजा कि भाई जाओ उसको समझा के आओ बेवकूफ़ को कि ये तो उसी का है, क्यों विद्रोह कर रहा है, लेकिन वो समझा नहीं उस टाइम पे। तो ये गए थे रास्ते में वीर सिंह बुंदेला ने मौका देखा और अबुल फजल को निपटा दिया, और उसका सर जो था वो जहांगीर को एज ए गिफ्ट भेजा कि ये देखो आपके लिए मैंने इतना बड़ा काम आसानी से कर दिया। तो अबुल फजल के बारे में ये है, और ये हमने देख ही लिया है। फिर अगले जो है हमारे वो है टोडरमल, और ये काफ़ी फेमस हैं। ये थे अकबर के कोर्ट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर। अभी रिसेंट फेमस इसलिए, अभी रिसेंट में 2-3 साल पहले की बात है, टोडरमल का एक महल भी था दिल्ली में। अकबर ने ही पैसे वैसे खूब मिलते थे इनको, तो इन्होंने एक महल बनवाया था। आज जो उनकी फैमिली का कंडीशन है, मतलब आज़ादी के पहले से कुछ किराएदार रह रहे हैं वहाँ पे, वो आज भी 8-10 रुपये के किराए में ही रहते हैं मंथली, 20-30 रुपये देते होंगे शायद मंथली किराया, उसी पे रहते हैं। कुछ तो 70-70 सालों से किराएदार रह रहे हैं, और इस महल जो है इनका दिल्ली में, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो थोड़ा सा न्यूज़ के अंदर था। अब इनके काम जो है, टोडरमल जो थे वो पहले शेर शाह के कोर्ट में थे, जो शेर शाह जो थे उनके कोर्ट के अंदर थे, और उनके भी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो टोडरमल ने 2 बहुत अच्छे काम करे थे उस टाइम पे। इन्होंने रेवेन्यू जो होता है राजस्व वसूली के लिए कुछ नए नियम लेके आए थे ये। और राजस्व वसूली मतलब इन्होंने ही सबसे पहले रेयतवाड़ी व्यवस्था चालू करी थी उस टाइम पे। रेयतवाड़ी मतलब कि किसानों से सीधे सीधे वो टैक्स लेना। यही फिर आगे चल के अंग्रेज करेंगे मद्रास में, याद करो, रेयतवाड़ी व्यवस्था लाई जाएगी अंग्रेजों द्वारा। थॉमस मुनरो जो है वो लेके आएगा मद्रास बॉम्बे वाले पार्ट के अंदर। याद आया? नहीं आया तो हम लोग आगे सीरीज में बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। वैसे मेरा एक और वीडियो है, इजारेदारी, इस्तमरारी, रेयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये चारों व्यवस्थाएं क्या थी, इनके ऊपर हमारा एक ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री वाले में, वो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो सीधा जाके सर्च करना रेयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम बाय दीपेंद्र सिंह राठौड़। आपको चारों के बारे में डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा, कौन लाया, कैसे लाया और इस व्यवस्था में होता क्या था। ठीक है, तो टोडरमल ने क्या करा, रेयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर इन्होंने कहा कि किसानों से जो टैक्स लिया जाएगा, मतलब रेवेन्यू जो होगा, लैंड रेवेन्यू, वो लैंड रेवेन्यू उनकी फर्टिलिटी के बेस पे लिया जाएगा। किसकी फर्टिलिटी? किसानों की फर्टिलिटी नहीं, इंडियंस की फर्टिलिटी तो वैसे ही बहुत अच्छी है, ये लेंगे लैंड की फर्टिलिटी पे कि ज़मीन की फर्टिलिटी कितनी है, ज़मीन में पैदा कितना होता है। तो उन्होंने ज़मीन को 4 भागों में बांटा था। वो 4 नाम थे, देखो और थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो मैं आपको बता देता हूँ। वो 4 नाम थे, पोलज, पड़ोती, चाचर और बंजर। पोलज, पड़ोती, चाचर और बंजर। इन्होंने क्या करा, जमीन को 4 टाइप्स में बांट दिया। ये होती क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि वो जमीन जिसमें हर साल खेती होती है, 2 फसलें होती है, उसको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फिर उससे कम फर्टाइल लैंड जिसमें वो इतनी उपजाऊ नहीं है, इसलिए उसको 1 साल या 2 साल के लिए छोड़ना पड़ता है और फिर आप एग्रीकल्चर करते हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन कम होता था ना, तो उनको टैक्स उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। फिर एक होती थी चाचर, इसमें क्या होता था कि ज़मीन को हो सकता है 4-5 साल के लिए छोड़ना पड़ता था, तब जाके वो वापस थोड़ी फर्टाइल होती थी और आप खेती करते थे। और सबसे लास्ट में बंजर, वो ज़मीन जिस पे खेती नहीं होती थी, ये इसमें बहुत ज़्यादा साल छोड़ने के बाद में कोई एक फसल मुश्किल से होती थी, तो उसके लिए सबसे कम लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। तो टोडरमल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ब्रिटिश टाइम के अंदर इन्हीं की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर कोई बेसिकली पूछे तो ये क्या लेके आए थे, तो ये लैंड सेटलमेंट के जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, भूमि का स्थायी बंदोबस्त पढ़ेंगे आगे हम लोग अंग्रेजों वाला,
तो लैंड सेटलमेंट एक्ट आए थे जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम पे और उनके टाइम पे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो टोडरमल की ही देन थे। तो लैंड सेटलमेंट अगर कोई पूछे कि रेतवाड़ी व्यवस्था या लैंड सेटलमेंट सबसे पहले कौन लेके आया, तो वो टोडरमल लेके आए थे। और ये पहले थे शेर शाह के दरबार के अंदर। बाद में जब शेर शाह मर जाएगा और अकबर 1556 की बैटल में जीत जाएगा, तो अकबर इनको अपने कोर्ट के अंदर इनको शामिल कर लेगा। अगला है फैजी। फैजी जो थे वो इनके वित्त मंत्री थे, मतलब ये भी एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ही थे। फैजी जो थे, फैजी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है, वो एक्चुअली इनकी खुद की नहीं थी, एक भास्कराचार्य ने एक बुक लिखी है, लीलावती। लीलावती एक बुक है मैथमेटिक्स के ऊपर। इन्होंने क्या करा था, उस बुक को ट्रांसलेट करा था पर्शियन में, ठीक है। फैजी कौन है? अबुल फजल के भाई हैं, वित्त मंत्री भी थे, सहायक वित्त मंत्री मान सकते हो आप। और जो भास्कराचार्य की बुक है लीलावती मैथ्स के ऊपर, उसको इन्होंने पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट करा था, ठीक है। ये दो चीज़ें देख लिया हमने, लीलावती और ऐसा कहा जाता है इनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी। तो अकबर जो था अपने नालायक बेटे जहांगीर के लिए इनको होम ट्यूटर की तरह लेके कि भाई इनको थोड़ा मैथ्स पढ़ा दो, ये जहांगीर को उसको कुछ समझ तो है नहीं, सारा दिन दारू में डूबा रहता है। ये जहांगीर के बारे में आप पढ़ोगे, वो पूरी तरीके से आधी उम्र उसने नशे में निकाली है, बाकी बाप से लड़ने में निकाल दी। अकबर जितना फेमस हुआ था, जहांगीर ने सब मिट्टी में चौपट कर दिया। तो ये उनके मैथ्स के ट्यूटर थे, एक तरह से मैथ्स पढ़ाते थे ये उनको, ठीक है। अगले हैं हाकिम हुकाम। हाकिम हुकाम जो थे, ये इनका शाही बावर्ची खाना जो था, शाही बावर्ची खाना मतलब क्या होता है भैया, जहाँ पे खाना बनता था शाही परिवार के लिए, उसके हेड थे ये। और ये पूरी तरह से ध्यान रखते थे टेस्ट वगैरह की, कि भाई सब कुछ ओके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सम्राट तक, ठीक है। और ये बोलने में बहुत ही मीठे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से बोलते थे लोगों से और काफ़ी प्यार से बात करते थे, इसलिए अकबर को काफ़ी पसंद थे। प्लस टेस्टी खाना भी, मतलब खाना जितना मीठा था, बोली भी उतनी ही ज़्यादा मीठी थी, ऐसा कहते हैं। तो ये भी अकबर के 9 जेम्स में थे। लास्ट है मुल्ला दो प्याजा। ये जो थे, ये एडवाइज़र थे किसके? अकबर के सलाहकार थे। ये अकबर के सलाहकार थे, एडवाइज़र थे, और इनको प्याज बहुत पसंद था, अनियन बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए अकबर ने इनको टाइटल दे दिया मुल्ला दो प्याजा का। वैसे ये अरब के रहने वाले थे, इंडिया के नहीं थे, बाकी मोस्टली लोग इंडिया के ही थे। ये कहाँ के थे? अरब के, यहाँ थे, एडवाइज़र थे, ठीक है भाई। ये इनके बारे में अब एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल के बारे में ऐसा बोलते हैं कि अबुल फजल जो थे वो राइटर भी अच्छे थे, है ना, तभी तो आईन अकबरी लिखी है। तो ये जब छोटे थे तो इनको एक बुक मिली थी, कोई इस्लामिक लॉज वगैरह के ऊपर थी, तो वो बुक दीमक ने खा ली थी आधी, ठीक है। तो इन्होंने उस बुक को वापस से पूरा लिखा था, और जब उसकी नई कॉपी मिली थी तो लोग हैरान रह गए कि वो नई वाली कॉपी और पुरानी वाली जिसको दीमक चाट गई थी, वो दोनों कॉपी सेम थी, कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे थे लेकिन मीनिंग वही निकल रहा था। तो अबुल फजल के बारे में कहते हैं कि बचपन से ही काफ़ी ब्रिलियंट थे। अब एक पूरे का ले लो फोटो, स्क्रीनशॉट, इसको छाप लो, ये इनके बारे में था। ये इधर बीरबल है, ये मान सिंह, फिर यहाँ पे तानसेन के बारे में है, अबुल फजल, सॉरी अब ये अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, टोडरमल, इनका रेतवाड़ी सिस्टम याद रखना है। फिर वित्त मंत्री फैजी, लीलावती को भास्कराचार्य वाली को पर्शियन में चेंज करा, और हाकिम मुकाम इनके शाही बावर्ची थे, टेस्टी खाना बनाते थे काफ़ी, और मुल्ला दो प्याजा। ओके, तो ये था हमारे आज के वीडियो के अंदर। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको क्या कैसा इनके बारे में लगा हमारा वीडियो, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। इतनी कंजूसी मत करा करो भाई, कहाँ लेके जाओगे लाइक्स वगैरह बचा के, इतना डेटा देते हैं अंबानी जी फ्री, ठीक है। बचाओ थोड़ा, उसको खर्च करो, बचाओ क्या, सॉरी खर्च करो, लाइक वगैरह, शेयर, सब्सक्राइब सब करो जो कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो अब एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस पे होगा। हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।